चोरू बालिका महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा अध्ययन का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे सिद्धांत जो है वो हमें देखने को या सुनने को मिलते हैं। आज हमारा अध्ययन का जो विषय है वो है पृथ्वी की उत्पत्ति, और इस पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आज जिस सिद्धांत को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं उस सिद्धांत का नाम है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। मोटे तौर पर पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित दो तरह के सिद्धांत कार्य करते हैं। एक सिद्धांत होता है जिसे बोला जाता है प्राचीन सिद्धांत, और दूसरा सिद्धांत जो है उसको बोला जाता है आधुनिक सिद्धांत। यहां पर आज की क्लास में हम लोग आधुनिक सिद्धांत से संबंधित जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित परिकल्पना पढ़ने वाले हैं वो है जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना। यह आज के वर्तमान समय में एक आधुनिक सिद्धांत है। जेम्स जीन्स जिन्होंने इस सिद्धांत की परिकल्पना को साकार किया, और वर्तमान समय में भी यह सिद्धांत जो है वो अपनी मौलिकता को बरकरार रखे हुए हैं। तो जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना पढ़े उससे पहले उससे संबंधित क्या क्या चर्चाएं हम लोग इस अध्याय में करने वाले हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भूमिका क्या थी इस सिद्धांत में। देखेंगे भूमिका। दूसरा अपना सब टॉपिक जो है वो रहेगा आधार, क्या आधार इस सिद्धांत का रहा है। तीसरा अपना सब टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा मान्यताएं, किस तरह की मान्यता इस सिद्धांत में रखी गई है। अगला जो सब टॉपिक हमारा जो रहेगा वो रहेगा सिद्धांत का मूर्त रूप, किस तरह के सिद्धांत ने कार्य किया। अगला जो सब टॉपिक अपना जो रहेगा वो रहेगा विवेचना। विवेचना। उसके बाद जो सब टॉपिक अगर हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो ये रहेंगे कि आपत्तियां क्या क्या रही, क्योंकि इन्होंने तो अपना सिद्धांत दे दिया लेकिन कुछ जो वैज्ञानिक जो थे जिन्होंने इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने किस किस तरीके से आपत्तियां रखी है इस सिद्धांत के बारे में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष रूप में देखेंगे कि किस तरीके से ये सिद्धांत जो है उसने अपने दिए हुए तर्कों को किस तरीके से पक्ष में प्रबल करने का प्रयास किया, और अन्य विद्वानों द्वारा दी गई आपत्तियां जो थी वो इस संदर्भ में कहां तक इसने काम किया। सबसे पहले हम लोग बात करें कि भूमिका के अंतर्गत कि पृथ्वी कैसे बनी, ये चीज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो पृथ्वी कैसे बनी, इसमें सबसे पहले जेम्स जीन्स जो वैज्ञानिक है इन्होंने अपना सिद्धांत जो था वो 1919 में दिया। ये सिद्धांत इन्होंने कब दिया? 1919 में दिया। फिर उसके बाद सिद्धांत में कुछ संशोधन हुए, 1920 में संशोधन हुआ, लेकिन 1926 का जो संशोधन रहा, कुछ संशोधन के साथ पुनः इनको प्रस्तुत किया गया। 1926 में जब इसने संशोधन किया तो एक अन्य विद्वान जिनका नाम था जेफ्रीज, इन्होंने जेम्स जीन्स के साथ अपने विचार को साझा किया, और साझा करने के बाद यह सिद्धांत 1926 में बहुत ही प्रबलता के साथ जो है वो लोगों के सम्मुख रखा गया। तो जेम्स जीन्स की जो भूमिका है उसके अंतर्गत हम लोगों ने जेम्स जीन्स के बारे में पढ़ा। 1919 में उन्होंने अपना सिद्धांत दिया, 1920 में फिर इसमें कुछ संशोधन हुआ, लेकिन जब जेफ्रीज ने 1926 में इसे कुछ संशोधन के साथ प्रस्तुत किया तब जाकर यह सिद्धांत जो थी इसमें प्रबलता और बढ़ जाती है। आधार की जब हम लोग बात करें, आधार क्या रहा है? देखिए, आधार किसी भी व्यवस्था को जब हम लोग बनाते हैं तो उस व्यवस्था को बनाने के पक्ष में क्या प्रबलता देखी जाती है, वो इसका आधार है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि हमने लेक्चर स्टैंड बना रहे हैं, तो लेक्चर स्टैंड बनाने के लिए हमें क्या किस चीज की आवश्यकता होगी? लकड़ी की आवश्यकता होगी। या अगर हम लोग किसी धातु का बना रहे हैं तो किसी धातु की आवश्यकता होगी। ठीक वैसे ही पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित जो आधार था वो ये था कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई है तो उस उत्पत्ति के पीछे गुरुत्वाकर्षण बल, एक तो ये इसका आधार रहा है। गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं उन पिंड में सभी पिंडों में
गुरुत्वाकर्षण की शक्ति जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो एक तो ये आधार बना, इस सिद्धांत का जो आधार बना है वो गुरुत्वाकर्षण बल बना है। दूसरा एक और भी आधार जिसको हम लोग कह सकते हैं वो ये है कि जो और जितने भी पिंड वगैरह है उनमें आकर्षण शक्ति जो है ये भी इसकी सिद्धांत जो है उसके आधार में अपना योगदान देती है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं कि किस किस तरह की मान्यताएं रही है। ये वाला हो गया, इसमें किस तरह से आधार इनका रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल और साथ साथ में आकर्षण बल दोनों ही। जब हम लोग इस सिद्धांत का मूर्त रूप पढ़ेंगे तो इसके बारे में गुरुत्वाकर्षण बल और आकर्षण बल दोनों के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। अगला जो है इसके अंतर्गत आते हैं मान्यताएं। मान्यताओं में जेम्स जीन्स ने कहा कि इस ब्रह्मांड में जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई उस समय एक तारा था, उस तारे को इन्होंने वर्तमान सूर्य कहा। वर्तमान सूर्य जो प्रेजेंट टाइम में सूर्य है, प्रेजेंट टाइम में जो सूर्य है उसको जेम्स जीन्स ने कहा कि वो एक तारा था जिसे उन्होंने वर्तमान सूर्य कहा। दूसरी मान्यता थी, जेम्स जीन्स ने कहा कि जो एक तारा था ठीक वैसे ही उससे भी बड़ा एक दूसरा तारा था। वो जो प्रेजेंट जो सूर्य है उससे भी काफी विशाल था, वो बहुत ज्यादा विशाल था। ये इनकी मान्यताएं हैं। दूसरे तारे को जेम्स जीन्स ने है इन्होंने नाम दिया है साथी तारा। अब हम लोग मान्यताओं में ये मान लेते हैं कि जेम्स जीन्स कहता है, चूंकि जेम्स जीन्स की जो परिकल्पना है वो है द्वैतवादी का मतलब होता है दो या दो से अधिक व्यवस्थाओं का संयोग। तो आप यहां पे देख रहे हो जेम्स जीन्स ने कहा वर्तमान एक सूर्य जो अभी आज प्रेजेंट टाइम में जो सूर्य वो उस समय था, और उससे भी एक विशाल तारा और था जिसको उसने नाम दिया था साथी तारा, वो अपने पथ पर आगे की ओर बढ़ रहा था। तो ये दो मान्यताएं जो थी वो इस जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना में अपना योगदान देती है। आगे हम लोग सिद्धांत के बारे में चर्चा करें कि किस तरीके से सिद्धांत जो है वो आगे बढ़ता है। तो जब हम लोग सिद्धांत की बात करते हैं तो मान्यता जो थी वो इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान दे रही है। कैसे योगदान दे रही है उसके हम लोग यहाँ पे एक डायग्राम से माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जेम्स जीन्स कहता है कि दो तारे, तारा एक और तारा दो। पहला जो तारा है वो है सूर्य जो वर्तमान में अपना सूर्य है वो। दूसरा जो तारा था उसको उसने नाम दिया था साथी तारा जो वर्तमान में मौजूद नहीं है। जेम्स जीन्स कहता है कि वर्तमान सूर्य जो था वो अपने स्थान पर भ्रमण कर रहा था और इस ब्रह्मांड में एक दूसरा तारा जिसको उसने साथी तारा नाम दिया था, वो तारा अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए वर्तमान सूर्य की तरफ आ रहा था। वर्तमान सूर्य की तरफ आ रहा था जिसने उसने साथी तारा नाम दिया। क्या नाम दिया? साथी तारा उसने नाम दिया। अब ये साथी तारा जो है ये अपने मार्ग के ऊपर बढ़ रहा है। जेम्स जीन्स कहता है कि साथी तारा अपने मार्ग के ऊपर आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ता है तो हम लोगों ने देखा कि क्या क्या आधार रहा था इस सिद्धांत का। जो आधार जो हम लोगों ने पीछे अभी पढ़ा है तो क्या क्या आधार था? एक तो था गुरुत्वाकर्षण और दूसरा था आकर्षण। तो आप देखोगे कि जो छोटा पिंड होगा उसका आकर्षण कम होगा, जो बड़ा पिंड होगा उसका आकर्षण क्या होगा? ज्यादा होता है। तो आप देखोगे जैसे जैसे सूर्य साथी तारा वर्तमान सूर्य के पास से निकल रहा है वैसे वैसे इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ज्यादा होने की वजह से इस सूर्य के अंदर से ज्वार की लपटें निकलने लगती है। अब क्या होगा? जैसे हम लोग इसको ऐसे समझे, ये इसके पास आएगा, ये देखो इस पोजीशन पे आ गया, फिर ये इस पोजीशन पे आ गया, फिर यहां पर आया, फिर ये यहां पर आया।
तो आप देखोगे कि जैसे जैसे ये इसके नजदीक आ रहा है वैसे वैसे इसमें से एक ज्वार निकलता है। और ज्वार क्या होता है, जब ये यहां था तो ज्वार थोड़ा निकलता है, पतला निकलता है। जब ये इस वाली पोजीशन पर पहुंच गया तो थोड़ा सा मोटा हुआ, इस वाली पोजीशन पे और ज्यादा मोटा हुआ, और एकदम नजदीक आने पर ज्वार जो होता है वो और ज्यादा मोटा हो जाता है। अभी वो इससे निकल ही रहा है सूर्य से, लेकिन फिर आप देखोगे नेक्स्ट स्टेज पे 5 वाली स्थिति में अब ये साथी तारा सूर्य से निकटतम दूरी से थोड़ा आगे बढ़ जाता है। तो अब उसका जो आकर्षण जो है वो पहले की तुलना में क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे ही कम होता है उससे निकलने वाली जो ज्वार की लपटें होती है वो अब मोटाई में क्या होती है, कुछ पतली हो जाती है इसकी तुलना में। फिर ये आगे चला गया, फिर आगे चला गया, फिर ये आगे चला गया। इस तरीके से एक ज्वार की लपटें फिलामेंट के रूप में बाहर निकलती है। हम लोग इसको ऐसे समझने का प्रयास करते हैं, ये वाली सिगार के आकार का, ये जो ज्वार था कैसा था, ये सिगार के आकार का, सिगार के आकार का। अब क्या होता है इसमें, आप देखोगे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, और इसी क्रम में आगे आप देखोगे फर्स्ट वाले में ये ज्वारीय लपटें जो है पतली है, फिर ये इसकी मोटाई ज्यादा, फिर मोटाई ज्यादा, और ये आप देखोगे 4 नंबर वाली स्थिति में इसकी मोटाई जो होती है वो अधिकतम हो जाती है। उसके बाद वापस कम, फिर कम, फिर कम और फिर कम। इस तरीके से एक ज्वार जो होता है वो सूर्य से बाहर निकल जाता है। जैसे ये बाहर निकलता है तब तक साथी तारा अपने मार्ग पर बढ़ता हुआ बहुत ज्यादा आगे निकल जाता है, और इतना आगे निकल जाता है कि ये जो ज्वार है या लपटे जो है सिगार की आकृति की, ये न तो सूर्य जो साथी तारा है उसके साथ जा पाता है और न ही वापिस सूर्य में मिल जाता है, बल्कि ये सूर्य से अलग हो जाता है। और अलग होने के बाद चूंकि तापमान में ह्रास होता है, तापमान में कमी होती है, और उस तापमान में कमी की परिणाम स्वरूप ये 8 अलग अलग टुकड़ों में टूट जाता है और वर्तमान ग्रहों का निर्माण करता है, जिसमें एक अपनी पृथ्वी भी है। इस तरीके से जेम्स जीन्स ने ज्वारीय परिकल्पना के आधार पर पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है। ये साथी तारा ब्रह्मांड में विलीन हो जाता है, जिसका अब वर्तमान समय तक कोई पता इसका नहीं है अपने को। ये साथी तारा कहाँ चला गया इसके बारे में जेम्स जीन्स को कोई जानकारी नहीं है, और वर्तमान सूर्य जो है वो हमारे यहाँ पर मौजूद है। तो इस तरीके से ये सिद्धांत जो है उसको मूर्त रूप को हम लोगों ने समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में आगे जब हम लोग पढ़ते हैं इसकी विवेचना, तो विवेचना में जेम्स जीन्स कहता है कि मैंने कहानी के रूप में पृथ्वी की उत्पत्ति को तो समझा दिया, लेकिन मेरे इस कहानी को लोग विश्वास कैसे करेंगे कि मेरी कहानी जो है वो सही है। तो इसके लिए वो कुछ पक्ष में प्रमाण देता है। उसी विवेचना की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो कुछ 2-3 जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सामान्य सा उदाहरण मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ। एक मेला लगा हुआ है, उस मेले में बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। अब यहां से एक घर से दादाजी और उसका पोता यहां से निकलते हैं, मेले में जाते हैं, मेले में चले जाते हैं, यहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद दोनों अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि भीड़ होती है। अब आप देखोगे कि जब अलग अलग हो जाते हैं तो दादाजी जो होते हैं वो अपने पोते हैं उसको ढूंढने का प्रयास करते हैं। ठीक वैसी स्थिति में पोता होता है वो भी किसको ढूंढने का प्रयास करता है, दादाजी को। तो कहने का मतलब होता है जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं वो निश्चित रूप से एक दूसरे के नजदीक आने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये वाली स्थिति। अब हम लोग आते हैं अपने सिद्धांत पे। ये उदाहरण जो है ये हमें सिद्धांत को समझने में मदद करेगा। कैसे मदद करेगा उसको हम लोग अभी देखते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक सिगार की आकृति बनी अभी एक सिगार की आकृति, और वो कितने टुकड़ों में टूट गई, 8 टुकड़ों में टूट गई। आपने सिगार को देखा, किनारे वाले भाग कैसे हैं, पतले हैं, बीच वाला भाग कैसा है, मोटा है। तो जेम्स जीन्स कहता है कि वर्तमान समय में हमारे जितने भी 8 ग्रह हैं उन ग्रहों का आकार कैसे, जैसे ये सूर्य है, ये क्या है, सूर्य है। अब इसी क्रम में 8 ग्रह हैं। पहला ग्रह छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, ऐसे क्रम में है। जैसे हम लोग देखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। देखो सबसे बीच में जो कौन सा है, बृहस्पति आया है। तो आप देखोगे इसमें सबसे बीच वाला भाग में कौन सा ग्रह होगा, बृहस्पति होगा। और इसी क्रम में देखो ये है, पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है।
शनि है, और फिर अरुण, और फिर ये वरुण। इसी क्रम में ग्रहों का क्रम पाया जाता है। तो ये शिकार की आकृति में पाया जाता है, जो इस सिद्धांत को प्रबल होने में अपना योगदान देता है। ठीक है, एक तो ये मान्यता। दूसरी जो पक्ष में प्रमाण देता है जेम्स जीन्स, ये जेम्स जीन्स कहता है कि मैं दूसरा एक पक्ष और मजबूत यहां पर तर्क देना चाहूंगा, और वो तर्क ये है कि अगर ये सारे के सारे ग्रह सूर्य से बने हैं तो निश्चित रूप से सूर्य के चारों ओर चक्कर काटेंगे। और आप देख सकते हो कि सभी ग्रह जो होते हैं वो किसके चारों ओर चक्कर काटते हैं? सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं। दूसरा, न केवल चक्कर काटते हैं बल्कि चक्र काटने का इनका एक क्रम भी है, और वो क्रम जो है वो है पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से पूर्व इन सभी ग्रहों का जो क्रम है वो क्या है? पश्चिम से पूर्व है। केवल कुछ दो ग्रहों को छोड़कर बाकी जितने भी ग्रह हैं, केवल अगर हम लोग शुक्र ग्रह को छोड़ दें और केवल अरुण ग्रह को छोड़ दें, तो बाकी के जितने भी ग्रह है उन सब का जो सूर्य के चारों चक्कर काटने का क्रम वो है पश्चिम से पूर्व की ओर, जो इस सिद्धांत को प्रबल करने में, इस सिद्धांत को मान्यता दिलाने में बहुत अच्छा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि जितने भी ग्रह अगर बने हैं पृथ्वी या ग्रह जितने भी अगर सूर्य से बने हैं तो निश्चित रूप से सूर्य के चारों ओर ये परिक्रमा करते होंगे, और इसी क्रम में ये परिक्रमा करते भी हैं। ठीक है, अब कुछ आपत्तियां आती है। आपत्तियां तो आएगी निश्चित रूप से। अगर मैंने कोई काम किया है तो दूसरे वाले इस काम की प्रशंसा करने वाले कम होते हैं, बल्कि उसकी कमियां निकालने वाले ज्यादा मिलेंगे। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या कमियां निकाली है। देखिए, सबसे पहले तो कमी उन्होंने ये निकाली है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने मान्यता में या आधार में ये लिया कि इनमें गुरुत्वाकर्षण होता है, लेकिन ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं, ये पिंड जो होते हैं वो इतनी ज्यादा दूरी के ऊपर एक दूसरे से पाए जाते हैं कि उनमें गुरुत्वाकर्षण होना संभव नहीं है। एक तो ये कमी सबसे पहले ये निकालते हैं। दूसरी कमी ये निकालते हैं कि जब ये सारे ही ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर काट रहे हैं तो ये दो अपवाद कैसे बने? सूर्य और अरुण का अपवाद कैसे हुआ? ये दोनों ही ग्रह कौन कौन से? शुक्र और अरुण, ये पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। तो ये एक सिद्धांत की आलोचना यहां पर जो है वो दी गई है। और भी आलोचनाओं की अगर हम लोग बात करें, जैसे मान लीजिए कि ये सूर्य है, इस सूर्य से अगर इसकी ये जो आप देख रहे हो व्यास, अगर इसमें से कोई टुकड़ा निकालेंगे तो जितना बड़ा इसका व्यास होगा उतना ही बड़ा टुकड़ा निकल सकता है। जैसे मान लीजिए कि ये फिलामेंट निकला, तो ये फिलामेंट सूर्य का जितना व्यास है उसके व्यास के अकॉर्डिंग निकलेगा, उससे तो बड़ा तो निकल ही नहीं सकता। और ये ग्रह जो बताते हैं वो ये बताते हैं कि ये ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से इतनी ज्यादा दूरी पे है, अरुण और वरुण, कि इसके व्यास से कई ज्यादा गुना तक चले गए हैं। इसका मतलब इनका निर्माण जो होता है वो इस ज्वारीय परिकल्पना से नहीं हुआ। ठीक है, तीसरा और बताते हैं। यहां पर कुछ विद्वान ये कहते हैं कि चलो ये वाला प्रोसेस तो हो गया पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित वाला, लेकिन ग्रह से जो उपग्रह जो बने हैं उसका सिस्टम जो है वो ये ज्वारीय परिकल्पना फॉलो नहीं करती है। जैसे मान लीजिए बुध जो है तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, ऐसे शुक्र है तो इसका भी कोई नहीं है। तो ये कुछ आपत्तियां जो होती है वो इन विद्वानों के द्वारा दी जाती है। ये हम लोगों ने बेसिक जानकारी यहाँ पे प्राप्त की है। निष्कर्ष रूप में हम लोग ये कह सकते हैं कि 1919 में दिया गया जेम्स जीन्स की ज्वारीय परिकल्पना आज वर्तमान समय में भी द्वैतवादी परिकल्पना में अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती है। या ये कह सकते हैं कि बाद की जितनी भी परिकल्पनाएं जो है वो इसी जेम्स जीन्स की द्वैतवादी परिकल्पनाओं का आधार लेते हुए इन्होंने भी पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने का प्रयास किया है। धन्यवाद।